A lump sum of 5,000 is invested at time 0. So the principal amount is 5,000. Determine the accumulated value of the investment at time t is equal to 1, 2, 3 up to 20 years. Assuming that the interest rate is 6.3% per annum convertible monthly. Now the difference between this question and the previous question is उसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू मांगी होती थी. इसमें हमें 1 पे 2 पे 3 पे अप टू 20 ईयर्स पर हर ईयर पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मांगी गई है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका. प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000, ये मैंने लिख लिया है. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि I12 गिवन है विच इज 6.30%. क्योंकि ये मंथली है इसलिए मैंने P को 12 ले लिया है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बिकॉज I12 से हमारा काम चलेगा नहीं क्योंकि हमें 1, 2, 3 अप टू 20 ईयर पे वैल्यू चाहिए. सो I12 से हमको I निकालना है. तो हम जानते हैं कि 1 प्लस I12/12 रेज़्ड टू पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू I होता है. तो I12 हमारे पास है इज इक्वल टू I12/12 निकाल के रख लेते हैं सो दैट कि हमें उसको फर्दर 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I अगर मैं निकालता हूँ तो I इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर 12 दैट इज P इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिकॉज इसमें से 1 माइनस करना है, अदरवाइज वहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि वो पावर में से 1 माइनस कर देगा. तो पावर में भी 4 माइनस 1 ये हमारा I आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए. एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी वो होगी C इंटू 1 प्लस I पावर 1, C इंटू 1 प्लस I पावर 2, C इंटू 1 प्लस I पावर 3. यानी C सेम रहने वाला है, I सेम रहने वाला है. दैट नंबर दैट इज गोइंग टू चेंज इन एवरी ईयर इज द टाइम. सो यहां पर हम इज इक्वल टू प्रिंसिपल को फिक्स रखना है तो मैंने इसको F4 कर दिया. अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा ये ऊपर वाली वैल्यू को भी नीचे नीचे स्क्रॉल करता रहेगा. इसको मैंने फ्रीज कर दिया. मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट भी फ्रीज रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी फ्रीज कर दिया. रेज टू पावर टाइम पीरियड इज 1 एंड दिस विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. सो इसको मैंने देखा दिस इज 5324. अगर मैं इस चीज को नीचे तक स्क्रॉल कर दूं तो ये मुझे एट द एंड ऑफ ईच ईयर एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल गई. अगर आप देखें इसमें कि यहां पर फॉर्मूले में A10 है जबकि यहां पर फॉर्मूले में अपने आप क्या हो गया A11 हो गया. जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट रेट है बिकॉज हमने उनको फ्रीज किया हुआ था इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं आया. टाइम पीरियड अपने आप एक एक ईयर करके शिफ्ट होता चला गया. सो आंसर हमारा ये आ चुका है. बट अगर मैं इसमें एक और मेथड आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट C इंटू 1 प्लस I हो जाएगा. जो फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट है दैट इज A1, उस पे अगर हम 1 साल का और इंटरेस्ट लगा लें तो A2 आ जाएगा. और अगर A2 पे 1 साल का और इंटरेस्ट लगा लें तो A3 आ जाएगा एंड सो ऑन. यानी कि अगर मैं एक और मेथड लगाना चाहूँ, एग्जाम में बोला नहीं गया, हमें किसी एक मेथड से ही करना है, बट पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की है कि आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है. फर्स्ट ईयर का मैंने सेम कैलकुलेट किया इज इक्वल टू प्रिंसिपल फ्रीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फ्रीज. चलिए नाउ अब मुझे क्या करना है. यहां के बाद अब मेरा फॉर्मूला लगेगा. मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर की वैल्यू ली और मल्टीप्लाइड बाय
1+ में इंटरेस्ट रेट किया। मैंने प्रीवियस ईयर की वैल्यू को फ्रीज नहीं किया है क्योंकि मैं वैल्यू को हर बार A1 फिर A2 फिर A3, यहाँ देख रहे हैं आप A1 A2 हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है। बस I जो है उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने I को फ्रीज कर लिया है। ये वैल्यू आ गई। यू कैन मैच कि ये दोनों टैली कर रही हैं। अगर मैं इसको एक स्टेप और स्क्रॉल करता हूँ, वैल्यूज मैच कर रही हैं। अब आप इसमें अगर देखते हैं F2 को प्रेस करके, तो आपने देखा कि इसने प्रीवियस वैल्यू को 1+ इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर इसको मैं एक स्टेप और स्क्रॉल करता हूँ, तो अगर आप इसमें F2 लगा के देखें तो इसने प्रीवियस वैल्यू को 1+ i से मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको अगर हम सेम नीचे तक कॉपी कर दें तो आप देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं सेम आ रही हैं। जब हमें आंसर इसका एक्सप्रेस करना होगा तो ये डेसिमल के बाद 5-5 प्लेस दिखाई दे रहे हैं, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा रुपीस पैसे या पाउंड एयर पेंस के अंदर होगा। ये मेथड हो गया। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का सेकंड मेथड है, ये ऑप्शनल है आपके पास, जैसे अगर आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। Second, determine the accumulated value of the investment at time 1 to up to 20, assuming that the discount rate is 3.6% convertible 6 monthly. 6 monthly मतलब हाफ ईयरली, बट ये आपको D2 दे रखा है आपको। हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी शीट को एज इट इज मूव और कॉपी कर लेते हैं। मूव टू एंड, क्रिएट ए कॉपी। इसमें से जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए, अब हमें डिस्काउंट रेट D2 दिया हुआ है। सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को मैं डिस्काउंट रेट लिख देता हूं, एंड दिस इज नॉट I12, दिस इज D2। चलिए, D2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6%, तो मैंने इसको 3.6% कर दिया। P मेरा यहां पर 2 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू देखना चाहता हूं, पहले मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग I कैलकुलेट कर लेता हूं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं I कैलकुलेट कर लेता हूं। ये सारे के सारे मैंने यहां से जो मैंने शीट कॉपी की थी, द पर्पस फॉर दैट वाज ओनली कि ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ये मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। यस, I। अगर आपको D2 दिया हो और आपको I निकालना हो, हम जानते हैं 1 - D2/2 रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 - D होता है, और 1 - D 1 + I रेज़्ड टू पावर -1 होता है। इट मीन्स कि आप 1 - D2/2 रेज़्ड टू पावर 2, ये -1 पावर इधर -2 कर दिया, -1 किया तो I का वैल्यू आ गया। यानी कि इस फॉर्मूले से आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले D2/2 कैलकुलेट कर लेता हूँ। D2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा D2/2 इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, इज इक्वल टू 1 - D2/2 विच इज C3 रेज़्ड टू पावर -2 -1, ये हमारा 3.70% हमारा I आ गया। अब मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेथड 1 से ही एक ही मेथड से करना है, मुझे दो मेथड तो मुझे लगाने नहीं है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज फिक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + इंटरेस्ट रेट दैट इज फिक्स रेज़्ड टू पावर
time period that will keep on changing every year. So this is the accumulated value at the end of 1, 2, 3, 4 up to 20 years. Now, third part. Draw a single graph to show the accumulated value of the investment at time t is equal to 0, 1, 2, 3 up to 20, जिसमें हमें 5 अलग अलग रेट्स दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस शीट को पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो नेमिंग है उसमें हमारा टाइम बच जाए। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हमने यहां से हटा दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल तो चलो ठीक है दिया हुआ है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग दे रखे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हमें अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। फर्स्ट केस में हमें दिया है इंटरेस्ट रेट। चलिए हम अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं इनके लिए। फर्स्ट केस I, second case D, third case I4, fourth case D12, fifth case डेल्टा। हमें ये 5 वैल्यूज दे रखी हैं। जो गिवन आई है दैट इज 6.5%, डिस्काउंट रेट ऑफ 6.5%, I4 6.75%, D12 6% and delta 6.9%। वैसे तो हम I से भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं, D से भी निकाल सकते हैं, सबसे हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप D से पहले, ये मैं इसको एक लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया मैंने। अब यहां पर एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए और मुझे सब में एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए। कॉलम के साइज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं, ये सब मुझे आई दे रखा था, डी दे रखा था, डेल्टा दे रखा था, मैंने इनको सेंटर कर दिया सबको। ये मेरा गिवन रेट्स थे, यानी नॉमिनल भी हो सकते हैं, इफेक्टिव भी हो सकते हैं। ये इफेक्टिव है, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, ये डिस्काउंट रेट है, ये फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं सबका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे लिए जो फॉर्मूला है लगाना बहुत आसान हो जाएगा। आई को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, 6.5 का 6.5% है। डी से आई निकालना हो तो 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई होता है। सो आई 1 माइनस डी की पावर -1 करके उसमें से 1 माइनस करते हैं तो हमारा आई आ जाएगा। चलिए हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट रेट रेज टू पावर -1 -1। ये हमारा, इसको भी परसेंटेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए I4 से I निकालना हो, 1 प्लस I4/4 रेज टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू I हो जाता है। चलिए 1 प्लस ब्रैकेट I4/4 ब्रैकेट क्लोज
is equal to 1 plus bracket 1 plus again bracket I4 by 4 bracket close raised to power 4 minus 1, ये हमारा I4 के कॉरेस्पॉन्डिंग I निकल आया। इसी तरह D12 के कॉरेस्पॉन्डिंग D निकालना I निकालना हो 1 माइनस D12 बाय 12 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 माइनस D होता है विच इज 1 बाय 1 प्लस I। सो 1 माइनस D12 बाय 12 रेज टू पावर माइनस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू I हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट D12 बाय 12 D12 ये रहा हमारा डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, ये हमारी D12 से I की वैल्यू आ गई। डेल्टा से हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो हम डेल्टा से भी I निकाल सकते हैं। डेल्टा से अगर I निकालते हैं तो e टू द पावर डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू I होगा। वैसे हम डायरेक्टली डेल्टा से एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमने सब I निकाल ही लिए हैं तो बेटर रहेगा कि हम इसको भी एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, ये वैल्यू आ गई डेल्टा की। इसको भी हम परसेंटेज एंड डेसिमल्स इसके डिक्रीज कर देते हैं 7.14। अब हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए। अगर हम चाहें सारे कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं हमारे पास, इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट विल रिमेन फिक्स इन एनी केस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस दिस इज द इंटरेस्ट रेट। इसको मैं अगर फ्रीज करता हूं, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको फ्रीज करता हूं पूरे को एंड रेज टू पावर में टाइम पीरियड करता हूं, वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ये अगर मैं ये चाहूं कि जो फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया है मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करना चाहूं यहां पर, तो अगर हम करके देखें, मैंने इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V किया, ये वैल्यू कुछ और ही आ रही है। इट मीन्स ये गड़बड़ है कुछ, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी किया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, जो फ्रीज था वो क्या था, प्रिंसिपल था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी फ्रीज था। रेज टू पावर में जैसे ही इसको इधर शिफ्ट किया तो उसने रेज टू पावर में 5325 कर दिया। इट मीन्स कि उसने उस फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 5325 कर लिए, क्योंकि उसका एक स्टेप, एक कॉलम राइट शिफ्ट करते ही उसका सेल का रेफरेंस जो फ्रीज नहीं है वो भी एक कॉलम राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने से पहले, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करने से पहले मैं देखता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जब मैं नीचे करूँ तो ठीक दे आंसर, राइट में करूँ तो भी मुझे ठीक दे आंसर। अब जैसे प्रिंसिपल को तो हर हाल में मुझे फिक्स रखना है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, जब मैं एक एक करके कॉलम को मूव करूँ तो ये चेंज हो, बट जब मैं रो को मूव करूं तो इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो। इसका मतलब मैं कॉलम को फ्रीज नहीं करना चाहता, मैं रो को फ्रीज करना चाहता हूं। रो कौन सी है, रो इज 7th रो।
तो रो के साथ डॉलर लगा रहने देते हैं एंड कॉलम के में से डॉलर को हटा देते हैं। अब हमारे पास जैसे ही मैं इसको राइट में शिफ्ट करूंगा तो 6.5 के बदले में ये 6.952 ले लेगा, फिर 6.923 ले लेगा, ये लेता रहेगा। और जब मैं नीचे शिफ्ट करूंगा तो फिर ये 6.5 के नीचे वाले सेल में नहीं ढूंढेगा, ये अपने आप इसको 7th रो को फिक्स रखेगा और नीचे उनको कॉपी करता चला जाएगा। अब रेज टू पावर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब रेज टू पावर में अगर मैं इनको पूरे को फ्रीज कर देता हूं, अगर मैं इसको पूरे को फ्रीज कर देता हूं, सपोज मैं करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने पूरे को फ्रीज कर दिया। अब पूरे को फ्रीज किया है तो मैं जब इसको नीचे एक कॉपी करूंगा तो भी इसने क्या किया, इसने पूरे को फ्रीज रखा। नीचे कॉपी करूंगा, पूरे को फ्रीज रखा। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको नीचे कॉपी करूं तो ये टाइम को चेंज करे, बट जब मैं राइट में इसको लेके जाऊं तो टाइम को चेंज ना करे। इसका मतलब मैं कॉलम को फ्रीज रखना चाहता हूं बट रो को फ्रीज नहीं रखना चाहता। तो कॉलम कौन सा है, ये ए कॉलम है। रो कौन सी है, 9th रो है। 9th रो को मैं फ्रीज नहीं रखना चाहता, इसको मैंने डॉलर हटा दिया इसका साइन, या 2 बार आप F4 प्रेस करके भी देख सकते हैं, उससे भी डॉलर का साइन हट जाएगा, या फिजिकली इसका उस जगह पर कर्सर ले जाके भी हम डॉलर साइन रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब देखो, इस फॉर्मूले को जब मैं नीचे कॉपी करता हूं 5671, इसको आप F2 से चेक कर सकते हैं कि उसने क्या किया, प्रिंसिपल को 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर में A9 किया था। जब नेक्स्ट वाले में मैंने देखा F2 प्रेस करके तो A10 कर दिया है। अब इसको मैं और नीचे लेके जाऊं तो उसने क्या किया है, देखिए यहां पर A11 कर दिया है। सेम वे अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके राइट में पेस्ट करता हूं तो अब देखो क्या हुआ, उसने प्रिंसिपल वही रखा, टाइम पीरियड वही रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को राइट में मूव करवा दिया। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे कॉपी करता हूं तो आप चेक कर सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने प्रिंसिपल वही रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखा और टाइम को नीचे मूव करवा दिया। यानी कि अब हमारा काम सही हो चुका है। इस फॉर्मूले को हम यहां से नीचे तक कॉपी कर देते हैं। ऐसे ही इस फॉर्मूले को जैसे यहां पर कॉपी किया था, इसको राइट में पूरा वहां तक ले जाके कंट्रोल R से आप राइट में फिल कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे को कॉपी करके पूरे को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल D करके नीचे पूरा शिफ्ट कर जो है फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी एक ही क्लिक में निकल आई हैं। सारी की सारी वैल्यूज हमारी एक ही क्लिक में निकल आई हैं। हमें अलग अलग इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा जो वे है वो क्या है, जिन वैल्यूज का हमने ग्राफ बनाना है उन सारे के सारे सेल्स को आप सेलेक्ट कर लो एंड सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स एंड लाइन चार्ट पे, किसी भी लाइन चार्ट पे हम क्लिक करते हैं एंड ओके प्रेस करो। ये आपके सारे के सारे इसका ग्राफ बन के आ गया। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये मैंने सब में एक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखी थी। आप चाहते तो इसको ये कर सकते थे एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 2, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 3 एंड सो ऑन अप टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5। एक्यूमुलेटेड वैल्यू यहाँ दे रहा है और इसने बता दिया कि हर केस में आपका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो कितना कितना होगा। चाहें तो आप साइज इसका चार्ट का इंक्रीज कर सकते हैं एंड ये आपको बता देगा कि चार्ट का टाइटल भी चेंज करना चाहें तो आप चार्ट का टाइटल ही बता सकते हैं कि दिस इज अ चार्ट फॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यूज।